पहले एक चीज है, छोटा सा आर्टिकल है, उसको निपटा लेते हैं। देखो बच्चों, जल्दी आओ। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप देख रहे होंगे जो भी टेस्ट पेपर आप लगा रहे हो, इस टेस्ट पेपर में हर एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको इसका तो मिल ही जा रहा है। ठीक है ना? इसलिए इस चीज को जरूर देख लीजिए। और क्या चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो भी प्रोसेस है उनके एग्जाम्पल। जो भी प्रोसेस हो रही हैं वो प्रोसेस किस चीज के प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे पूछा जाएगा कि ये दोनों मिक्सचर हैं, इनको प्यूरिफिकेशन किस मेथड से किया जा सकता है। तो अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो फिर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्यूरिफिकेशन इस बात पर आधारित होता है कि वो किस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके साथ मौजूद इम्प्योरिटी कैसी है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड फेज में है तो उसके अंदर हम दो मेथड लगा सकते हैं। एक मेथड है क्या? सब्लिमेशन, और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा लिक्विड फेज में है तो उसके अंदर लग सकता है डिस्टिलेशन या डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये दो मेथड लिक्विड फेज पर, ये मेथड है सॉलिड फेज पर। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं सब्लिमेशन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, सब्लिमेट होने का मतलब क्या है? सॉलिड से सीधे क्या चले जाना, यानी ये ऐसी जगहों पर यूज होगी जहां पर इम्प्योरिटी बची रह जाए और सॉलिड या जिस कंपाउंड को आपको प्यूरिफाई करना हो वो सीधे कौन सी स्टेट में ट्रांसफर हो जाए? गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो जाए। ये यूज होता है फॉर used for I2, NH4Cl, HgCl2। ये तो कुछ हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिए। जैसे हमने कहा कैम्फर, जैसे हमने कहा नेप्थलीन, एंथ्रासीन। इन कंपाउंड्स में यूज होता है किस चीज का? सब्लिमेशन का।
पहला पॉइंट। दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल बनाने से रिलेटेड है। जैसे बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, किससे? प्यूरिफाई करते हैं, किससे? क्रिस्टलाइजेशन से। होता क्या है, जो बेंजोइक एसिड है वो ज्यादा सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, but less soluble in room temperature। तो हम क्या करेंगे, हमें बेंजीन और नेप्थलीन का सॉल्यूशन दिया गया, हम क्या करेंगे, हॉट वाटर के अंदर इसको मिला दिया। क्या चीज हो गया, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बेंजोइक एसिड कैसा हो गया, सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल हो गया, अलग ले गए, रूम टेम्परेचर पर लाए, उसके क्या बन गए, क्रिस्टल्स बन गए, और उसको हमने सेपरेट कर लिया। समझ में आई मेरी बात? इसी तरीके से शुगर और वाटर का कॉम्बिनेशन। शुगर के अंदर इम्प्योरिटी रहती है। शुगर कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ, जल्दी आओ, इम्प्योरिटी ऑफ सम कॉमन सॉल्ट, which is not soluble in ethanol, but sugar does। मेथड समझ में आया इसके अंदर? फिर से क्या होगा, हम क्या करेंगे, शुगर है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी है, शुगर और पानी का मिक्सचर है, कुछ इम्प्योरिटी है कॉमन सॉल्ट की, एथेनॉल के अंदर मिलाया, क्या चीज सॉल्युबल हो गई, शुगर जो है वो सॉल्युबल हो गई, इम्प्योरिटी जो है वो सॉल्युबल नहीं हुई। शुगर को हम वापस लेकर आए और प्रोसेस कौन सी लगा दी, रिक्रिस्टलाइजेशन लगा दिया, क्रिस्टल बना लिया। अभी तक एग्जाम्पल पहले ध्यान में रख लीजिए। क्या 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 सब्लिमेशन के लिए क्या क्या, I2। अब NH4Cl वाला कहां यूज आएगा, आप किसी इनऑर्गेनिक का बहुत बड़ा सा सवाल लगा रहे होंगे, वो कहेंगे कि एक कंपाउंड A है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब्लिमेट हो जाता है, ठीक, और एनायन जो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, कैटायन नेशनल रिएजेंट के साथ बॉय कलर दे रहा है। आप समझ जाओगे कि वो कौन सा सॉल्ट है। HgCl2 भी कहां पर आया था पता है आपको, इसका नाम होता है क्या, कोरोसिव सब्लिमेट, इसका नाम होता है कोरोसिव सब्लिमेट। फिलहाल दोनों के मेथड समझ में आ गए। बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन को क्रिस्टलाइजेशन से हम अलग अलग करते हैं, और शुगर और वाटर के कॉम्बिनेशन को भी हम क्रिस्टलाइजेशन की मदद से अलग अलग करते हैं। तो सॉलिड कंपाउंड्स में दो मेथड, और ये रहे उसके एग्जाम्पल। अब मैं बात करता हूं, यदि हमारा कंपाउंड कौन सी फेज में रहता है, लिक्विड फेज में, ठीक, लिक्विड फेज में रहता है तो हमारे पास मेथड क्या क्या है। पहला मेथड है सिंपल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल को गौर करिएगा। अब देखिए कितने टाइप के डिस्टिलेशन है। पहले ये दोनों समझ में आ गए, अभी तक इनके एग्जाम्पल ध्यान कर लिया आपने। आप सवाल लगाएंगे, पहले इनको ध्यान कर लीजिए ताकि हम आपसे सवाल लगवा पाए, ठीक। तो इन दोनों को तो ध्यान कर लिया आपने। अब देखिए डिस्टिलेशन मतलब क्या है, कुछ उड़ाने से रिलेटेड है।
हीट करा जा रहा है, कुछ वेपराइज हो गया, कुछ बचा रह गया, कुछ ये थीम है। अब सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? ऐसे दो लिक्विड लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हीट किया, एक वेपर बन गया, दूसरा बचा रह गया। ये कैसा डिस्टिलेशन है? सिंपल डिस्टिलेशन। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर चीजों में बॉइलिंग पॉइंट में अंतर बहुत कम है तो इसको हम बार बार उड़ाएंगे, कंडेंस करेंगे, उड़ाएंगे, कंडेंस करेंगे। ये मेथड कौन सा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसा ही एक डिस्टिलेशन होता है अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो और वो उस बॉइलिंग तक पहुंचने तक टूट जाता हो, तो या तो हम उसको उबालने के लिए उतना ज्यादा टेम्परेचर दें, लेकिन उस टेम्परेचर को जैसे ही हम अचीव करेंगे हमें जो चीज चाहिए वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो तब तक टूट जाएगी। ऐसे केस में हम बॉइलिंग पॉइंट को घटाते हैं, यानी हम करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन। यह है तीसरा तरीका। चौथा तरीका है स्टीम डिस्टिलेशन। ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें कुछ ऐसे हैं जो स्टीम के साथ क्या हो जाते हैं, वोलाटाइल हो गए, वो ऊपर चले गए, और दूसरा जो है इंप्योरिटी वो स्टीम के साथ वोलाटाइल नहीं हो पाई। आ रही बात समझ में? तो कुल मिलाकर प्रोसेस के थीम ये है, लेकिन एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन व्हेन यूज्ड फॉर दोज मिक्सचर of organic compound in which difference in boiling point is more than 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए, या तो एग्जाम्पल इन्हीं में से आएगा या एग्जाम्पल में वो बॉइलिंग पॉइंट दे देंगे, तो आप अपने आप आइडिया लगा लेंगे कौन सा डिस्टिलेशन है। जैसे अगर बॉइलिंग पॉइंट में 40 डिग्री से ज्यादा का अंतर है तो आप कौन सा डिस्टिलेशन यूज कर लेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन। 40 डिग्री या इससे कम का है तो फिर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल में एक है एनिलीन और साथ में है क्लोरोफॉर्म, पहला। दूसरा है एनिलीन, साथ में है टॉलीन। तीसरा टॉलीन बेंजीन, इसके अंदर एक है आपका टॉलीन और दूसरा है आपका ईथर। ध्यान रखिएगा, आपको वैल्यूज नहीं पता है इसीलिए एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। इसके अंदर रूम टेम्परेचर पर ये कैसा है? वोलाटाइल। इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस ठीक ठाक अमाउंट का ज्यादा आता है और हम यूज करते हैं इसमें सिंपल डिस्टिलेशन का। एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा। सेकेंड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यूज होता है यदि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लार्ज न हो। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है, एक तो है क्रूड ऑयल, एक है क्रूड नेफ्था। क्रूड ऑयल में क्या क्या चीजें रहती हैं? हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं और जिनमें बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं होता, जैसे केरोसिन है, डीजल है,
गैसोलीन है। इन सब में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता, तो कौन सा मेथड लगाया जाता है, या क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा मेथड से आप चीजों को अलग अलग करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा, आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन और टॉलिन के बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं। यहां पर भी कौन सा मेथड लगाएंगे आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला है हमारा अगर हम ले लें मेथेनॉल, और ले लें एसीटोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस और इसका है 64.5 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। इसको भी आप किस मेथड से सेपरेट करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अगली कहानी डिस्टिलेशन में वो है ये वैक्यूम डिस्टिलेशन। या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। फिर से जरा रिकॉल करके मुझे एग्जांपल्स बता दीजिए। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में I2 NH2 NH4Cl HgCl2 नेप्थलीन कैम्फर एंथ्रासीन, ये जो है ये इसके एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन वाले। दूसरा था क्या, क्रिस्टलाइजेशन, शुगर पानी बेंजोइक एसिड नेप्थलीन। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लार्ज। सिंपल डिस्टिलेशन में दो जगहों पर एनिलीन था, एक जगह एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म, एक जगह एनिलीन के साथ बेंजीन, और एक जगह आपका टॉलिन और साथ में रूम टेम्परेचर पर वोलाटाइल होने वाला ईथर। उसके बाद कौन सा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा ना हो। क्रूड ऑयल, क्रूड नेफ्था में इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल होता है बेंजीन और टॉलिन में, और मेथेनॉल और एसीटोन का जो मिक्सचर है उनके अंदर भी वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसके अंदर एक मेन एग्जाम्पल है, जब भी आप देखोगे इसी पर सवाल पूछा गया है, और ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल from spent leaf during extraction of glycerol from spent leaf during formation of soap. स्पेंटली का मतलब क्या होता है, स्पेंटली का मतलब होता है, काहे का प्रैक्टिकल था आज, दौड़ा दिया तुम्हें क्या हो गया है, तो दौड़ा दिया क्या उसको। मेरी बात सुनिए, जैसे मेरी बात सुनिए इस वाले को, जैसे आपको पता है H2O2
इसको समझाता हूं मैं। H2O2 और H2O में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? H2O2 का, क्योंकि H2O2 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 6 है। ज्यादा का मतलब 6 है। तो ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने? हाइड्रोजन बॉन्ड 6 है। H2O में मैक्स हो सकते हैं कितने? 4। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? इसका। लेकिन H2O2 की एक खास बात है, बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है, लेकिन अगर इसको कभी आप किसी से सेपरेट कर, कारण क्या है? H2O2 बहुत हल्का सा हीट करने पर ही क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। किसके अंदर? H2O में और O2 में। यानी अगर आप इसको सेपरेट करने के लिए आपने इसको हीट किया तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और उस टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा? पानी में टूट जाएगा। यानी क्या H2O2 को आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। ऐसी जगहों पर आप क्या डिस्टिलेशन यूज करते हैं? रिड्यूस्ड प्रेशर का, यानी जिससे बॉइलिंग पॉइंट ही क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। प्रेशर कम हो गया, प्रेशर यदि आपने कम कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा, जल्दी वो बॉयल होने लग जाएगा। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेल्सियस, और जब आप इसकी वेपर बनाने के लिए इसको हीट करते हो तो उससे पहले ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर ये टूट गया तो हमको इसको निकालने से कोई मतलब नहीं। होता क्या है, सोप बनाने की इंडस्ट्री होती है जिसमें ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। थोड़ा ग्लिसरॉल काम में आ जाता है, फिर बच जाता है, उसको हम दोबारा बाहर निकालते हैं और फिर से सोप बनाने के लिए काम में लाते हैं। ये स्पेंटली का मतलब होता है बचा हुआ सोल्यूशन। इसमें क्या चीज मौजूद होती है? ग्लिसरॉल। इसको बाहर निकालना रहता है। अब इसको बाहर निकालने के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? बहुत ज्यादा। अगर इस टेम्परेचर पर जाओगे तो ग्लिसरॉल ही टूट जाएगा, और यदि ये टूट गया तो हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा? रिड्यूस्ड प्रेशर वाला। या कभी आपको एक्सट्रैक्शन करना हो या प्यूरिफिकेशन करना हो, ऑल्सो यूज्ड फॉर H2O2 के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, या इसका इस्तेमाल करा जा सकता है फॉर्म एल्डिहाइड के लिए। तो ये था एग्जाम्पल्स किसके? रिड्यूस्ड प्रेशर के। अगला है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का बेसिक थॉट क्या है? हमने क्या कहा? आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, और वो अभी याद करवा दूंगा मैं। रिड्यूस्ड प्रेशर वाले में तो सिर्फ 2 ही चीज आई, ग्लिसरॉल आया और क्या आया? H2O2 और फॉर्मल्डिहाइड। अगला है क्या? स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब आप स्टीम पास कराएं, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीम के साथ क्या हो गया? बाहर निकल गया। जल्दी आओ, अभी और कितने आ रहे हैं? अभी और आ रहे हैं तो बैठेंगे कहां? बस स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा? स्टीम बस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, और जो इम्प्योरिटी हो वो कैसी हो जाए? नॉन वोलाटाइल। इस मेथड की इस्तेमाल करके आप जिनको अलग अलग करते हो वो है आपका क्या? एक तो है एनिलीन और दूसरा है वाटर।
इसके कॉम्बिनेशन को, एनिलीन वाटर के कॉम्बिनेशन को क्या करा जाता है, सेपरेट किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से। या आप कंपाउंड ले लो, कभी इस टाइप के कंपाउंड हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, या आपके कंपाउंड हैं सेलिस एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, इन टाइप के कंपाउंड को सेपरेट किया जाता है इस चीज की मदद से, यानी स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से। समझ में आया? ओके, ये हो गया ये कहानी जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्टिलेशन देखा। अब अगला मेथड है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का। पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एग्जाम्पल फिर से वापस आ जाइए। पहला और दूसरा सॉलिड फेज में तो याद हो गए, सॉलिड फेज में याद हो गए, ठीक है। अब डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। सबसे पहला, अगर हमने कहा सिंपल डिस्टिलेशन, एनिलीन क्लोरोफॉर्म, एनिलीन बेंजीन, टॉलीन ईथर, खत्म हो गया स्टीम डिस्टिलेशन, सॉरी सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल, क्रूड नेफ्था के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल होता है बेंजीन टॉलीन, या इसका इस्तेमाल होता है मेथेनॉल और एसीटोन के अंदर, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, कम। ये हो गया मेथड दूसरा वाला, यानी कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, कुछ जगहों पर हीट करने पर वो टूट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या, ग्लिसरॉल, स्पेंटली बचे हुए सॉल्यूशन से हमें सोप के फॉर्मेशन के दौरान ग्लिसरॉल बचा रह जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये, और इसमें और क्या हो सकता है, H2O2 में इसका इस्तेमाल हो सकता है, या फॉर्मेल्डिहाइड में। अगला है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में स्टीम के साथ कोई चीज बाहर चली जाए और इंप्योरिटी बची रह जाए, इसमें है एनिलीन और वाटर। देखिए, याद नहीं करेंगे तो आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे तो उसको सही जगह लगाएंगे। एनिलीन और वाटर का, या जो भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, उन सब का प्यूरिफिकेशन हम इस मेथड से करते हैं। नाइट्रोबेंजीन लिख लो। अगला है हमारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अगला मेथड है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में हम करते क्या है, इस टाइप का एक एपरेटस यूज किया जाता है। इस टाइप का एक एपरेटस यूज किया जाता है। इस एपरेटस में हमारी दो टाइप की लेयर होती हैं, एक एक्वस लेयर होती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर होती है। एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर। आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ सवाल ऐसे करवाए थे जिसमें मैंने बाइनरी सॉल्यूशन को सेपरेट करवाया था। जैसे मैंने कंटेनर में आपसे कहा था कि मान लो कहीं पर एनिलीन ले लिया जाए और फिनॉल ले लिया जाए और इनको सेपरेट करना हो, तो क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर मिला सकते हो। क्या आप इसके अंदर मिला सकते हो, या तो HCN मिला दो। HCN मिलाने पर ये सॉल्ट बन जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट इन दोनों के अंदर किस लेयर में आ जाएगा, ये लेयर है एक्वस लेयर, और मान लेते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेयर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से सॉल्ट यदि आ जाएगा तो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, वो नीचे आ गया, टोटी खोलो, आयनिक कंपाउंड बाहर, ऊपर वाला कंपाउंड बच रह गया।
समझ में आया मेरी बात? यानी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में होगा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसमें डाल दिया, ऑर्गेनिक ऊपर वाली लेयर में चला जाएगा, बचा हुआ सब्सटेंस नीचे वाली लेयर में, इसको आप अलग कर सकते हैं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज होता है, पहला बेंजोइक एसिड सेपरेट benzoic acid extracted with benzene solvent। बेंजीन सॉल्वेंट ऊपर मिला दिया, बेंजोइक एसिड रख दिया, बेंजोइक एसिड कहां चला गया, ऊपर, जो इंप्योरिटी है वो कहां चली आई, नीचे, उनको हमने अलग कर दिया, पहला। दूसरा है टॉलिन और वाटर, टॉलिन और वाटर, इनके कॉम्बिनेशन को भी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से अलग अलग किया जाता है। अब इसमें बेस एक बार सवाल आया, सवाल मैं आपको बताता हूं, आप सुनिएगा जरा सा, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर मैं हेलो एल्केन्स लूं, अगर मैं हेलो एल्केन लूं और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की मदद से उनको सेपरेट करना चाहूं, तो सारे हेलो एल्केन्स ज्यादातर वाटर के साथ ही आ जाएंगे, सिर्फ एक है जो वाटर से ऊपर वाली लेयर में रहेगा, CH3 C3H7 और Cl। एक याद करिए, मैंने आपको एक चार्ट भेजा था, उस पर सवाल भी 2-3 बार करवाए थे कि जो क्लोराइड वाला होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है पानी से, बाकी सब कैसे होते हैं, पानी से ज्यादा भारी होते हैं। तो जो सवाल आया था वो मैं बताता हूं, सवाल ये था, DCM लिया गया था, DCM मतलब डाइक्लोरोमीथेन लिया गया था, और कहा गया था कि अगर हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में मान लीजिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो DCM नीचे लेयर में मौजूद रहेगा या ऊपर लेयर में मौजूद रहेगा। तो DCM यानी क्लोरीन कितने हो गए, 2, तो ये कौन सी लेयर में मौजूद रहेगा, नीचे वाली लेयर में। कौन सी लेयर में रहेगा मौजूद, नीचे वाली लेयर में, क्योंकि इसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। अरे बोलो बच्चों, ओके। तो ये हो गया कौन सा मेथड, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। काफी आसान था। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल याद कर लो पहले फटाफट। क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट, और दूसरा है टॉलिन और वाटर का कॉम्बिनेशन यहां पर। इसके बाद अगला मेथड है कौन सा, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी देखिए, क्रोमेटोग्राफी नॉट डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेट पर डिपेंड नहीं होता। ये आपका बच्चों 10 मिनट का काम है क्रोमेटोग्राफी, 10 मिनट का, और आपको बहुत परेशान किया इसने। ठीक है, तो जरा देख लीजिए क्रोमेटोग्राफी क्या है। पहले तो स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहा कि भाई लिक्विड है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लगा सकते हैं या सॉलिड है तो ही लगा सकते हैं, नहीं, कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एड्सॉर्प्शन और दूसरा है पार्टीशन।
एड्जॉर्प्शन के दो पार्ट हैं, आगे चलकर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है कॉलम और दूसरा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और एक है टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ रहा है? एड्जॉर्प्शन के अंदर दो पार्ट हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। होता क्या है यहां पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, देखिए इस तरह से कॉलम होता है और इस वर्टिकल कॉलम में स्टेशनरी फेज होती है जो मूव नहीं करती। जो मूव नहीं करती इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। ये स्टेशनरी फेज होती है सिलिका की या एल्यूमिना की। सिलिका या एल्यूमिना की ये स्टेशनरी फेज होती है। समझ में आया? अब हम जिन चीजों को सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी, इन तीन चीजों को मिक्सचर को हमको सेपरेट करना है, हम इसको ऊपर से यहां से मिलाते हैं। अब इनमें ए बी सी में हो सकता है कुछ का एड्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा हो, कुछ का एड्जॉर्प्शन बुरा हो। एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है किस चीज पर, कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस कैसे हैं। अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस स्ट्रांग रहे तो कुछ चिपकेंगे और अपने जैसे भाई बंधुओं को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे। यानी पहले एड्जॉर्प्शन सोचते हैं फिर उसको मॉलिक्यूल्स पर लाएंगे। इनमें मान लीजिए ए बी सी तीन चीजें हैं, ए का एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, बी का एड्जॉर्प्शन कम है और सी का एड्जॉर्प्शन बहुत कम है। तो इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन सा इल्यूट फर्स्ट होगा, कौन सा पहले बाहर निकलेगा? अगर ए का एड्जॉर्प्शन ज्यादा है, बी का एड्जॉर्प्शन कम है और सी का एड्जॉर्प्शन बहुत कम है, तो सी पहले यहां से बाहर निकलेगा। जिसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा वो ऊपर वाली लेयर में फंसा रह जाएगा। जिसका एड्जॉर्प्शन मतलब क्या? इस सिलिका के साथ चिपक जाना या एल्यूमिना के साथ चिपक जाना। जो ज्यादा चिपक जाएगा वो ऊपर ही रह जाएगा, जिसका चिपकने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो ऊपर ही रह जाएगा। जिसके अंदर टेंडेंसी कम होगी वो अंडर ग्रेविटी थोड़ा नीचे आएगा और फिर जाकर स्टिक होगा। वो नीचे रहेगा और पहले एल्यूट हो जाएगा, पहले बाहर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर हमारे पास ए बी सी तीन टाइप की ऑर्गेनिक चीजें हैं, एक जिसके अंदर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक जिसके अंदर मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, दूसरा तीसरा जिसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है। ऐसे केसेस में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली चीजें बहुत तेजी से एड्जॉर्ब हो जाएंगी? अरे खुद कुछ एड्जॉर्ब हुए तो बाकियों के साथ उन्होंने क्या कर लिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा ली। तो जो ज्यादा अच्छी तरह से एड्जॉर्ब होगा, यानी जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते होंगे, वो यहां पर ऊपर वाली लेयर में आ जाएंगे। जिनके अंदर फोर्सेस कम होंगे, यानी मॉलिक्यूलर मास जिनका कम होगा, फोर्सेस कम होंगे, वो नीचे वाली लेयर में आ जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं? हमारे पास एक इस तरह की प्लेट होती है, इसको बोलते हैं टीएलसी प्लेट। इस तरह की एक प्लेट होती है जिसके ऊपर क्या चीज लगी होती है? स्टेशनरी फेज अभी भी, एसपी स्टेशनरी फेज अभी भी हमारी वही है। क्या? सिलिका या एल्यूमिना। जिस चीज को हमें सेपरेट करना होता है उसको हम इसके ऊपर एक मार्किंग पहले कर देते हैं और यहां पर एक ड्रॉप हमने डाल दी। ये ड्रॉप हमने एक मिक्सचर की डाली जिनमें दो चीजें हैं, एक ए है,
एक बी है, और इन ए बी को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। टीएलसी प्लेट ली, उसके अंदर मार्किंग कर दी, नीचे से किसी भी डिस्टेंस पर जहां मर्जी हो, 1-2 सेंटीमीटर छोड़कर मार्किंग कर दी। यहां पर इसको हमने क्या किया, जिस चीज को भी सेपरेट करना है, जिस मिक्सचर को, उसकी फ्यू ड्रॉप्स यहां पर हमने डाल दी। इसको हमने पूरे सिस्टम को एक सॉल्वेंट के अंदर, एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर यहां रख दिया। इधर हमने प्लेस कर दी ये टीएलसी प्लेट। मार्किंग तक ये पूरा डूबा हुआ है, यहां तक। अब क्या होना चालू हुआ, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ा, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ा, और साथ ही साथ क्या ए और बी भी के मार्क भी ऊपर चढ़ने लगे। ऐसा ऐसा होगा। यहां ये दो चीजें हैं, ये मिक्सचर दो चीजों का है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके हो सकता है कुछ यहां तक गया हो रेड वाला और यहीं पर खत्म हो गया हो, और एक दूसरा वाला कुछ यहां तक गया हो। ये कितनी डिस्टेंस बेस लाइन से कवर कर रहा है, इसके आधार पर हम बताते हैं कि इस मिक्सचर में क्या चीज मौजूद होगी। अरे कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? यहां मैंने कहा दो चीजें हैं, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक ये भी यहीं पर मौजूद है और दूसरी चीज ये वाली मौजूद है। सॉल्वेंट चढ़ा, सॉल्वेंट चढ़ा तो हो सकता है ये इतनी हाइट तक गया, और ये वाला यहां से इतनी हाइट तक चला गया, और पीछे टीएलसी की प्लेट में ये इस हाइट तक गया, यहां रुक गया, ये इस हाइट तक गया, यहां रुक गया, और जो सॉल्वेंट है वो यहां तक पहुंच गया। पानी टाइप का सॉल्वेंट है, यहां तक पहुंच गया। अगर हम इस येलो वाले डॉट के लिए कैलकुलेशन करना चाहें तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं जिसको बोलते हैं आरएफ वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं। ये आरएफ वैल्यू कैसे निकलती है, आरएफ वैल्यू निकलती है कितना मोशन इस येलो वाले का हुआ, ये डिस्टेंस d1 अपॉन बेस लाइन से ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, यानी d1 बाई डी टोटल, ये किसके बराबर होता है, आरएफ वैल्यू। और ये आरएफ वैल्यू मैंने किसके लिए निकाली है, येलो वाले के लिए। बोलो बच्चों। और अगर मैं आरएफ वैल्यू निकालना चाहूं इस वाले के लिए, इसी कलर के लिए, तो क्या होगा, कुछ d2 जितना वो चढ़ा अपॉन डी टोटल। डी टोटल क्या है, बेस लाइन से जहां तक सॉल्वेंट चढ़ गया है। अब मुझे बताओ ज्यादा दूरी कौन तय करेगा, जिसके अंदर फोर्सेस ज्यादा होंगे या जिसके अंदर फोर्सेस आपस में कम लग रहे होंगे? कम लग रहे होंगे वो ज्यादा दूरी तक चला जाएगा, और जिसके अंदर फोर्सेस ज्यादा लग रहे होंगे वो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगा। हमारे पास लैब में एक चार्ट है, हमारे पास लैब में एक चार्ट है, और हमको ये पता है कि रिटार्डेशन फैक्टर यदि इतना है तो ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो ये होगा। आरएफ वैल्यू यदि इतनी है तो ये कंपाउंड ये होगा। यानी लैब में मौजूद उस चार्ट से हम सेपरेट कर ले जाते हैं कि इसके अंदर ये और ये कंपाउंड मौजूद रहेंगे। आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे सब में कभी वो इतना दे देंगे, कभी बीच वाला दे देंगे, कभी ये दे देंगे। आपको तो क्या निकालना है, ये कितना गया और अपॉन ये। आरएफ वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर एक फैक्टर है, तो कभी इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, हमेशा वैल्यू 1 से कम ही रहेगी। कभी भी ये डिपेंड नहीं करेगा किस चीज के ऊपर, कि इसकी लेंथ कितनी है। रेशियो है, कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। आरएफ वैल्यू अलग अलग मेथड्स के लिए अलग अलग आ सकती हैं। इसमें वैल्यू कुछ और आ सकती है, इसमें वैल्यू कुछ और आ सकती है। पार्टीशन में कुछ और वैल्यू आएगी क्योंकि इसमें तरीका कुछ और है, और इसके अंदर कुछ और वैल्यू आ सकती है। कभी कभार ये डॉट्स इतने हल्के होते हैं
कि इनको देखने के लिए हम कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज करते हैं। कभी कभार हम अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, दिखता ही नहीं है मिक्सचर, इतना हल्की डिस्टेंस कम होकर ऊपर जाता है, दिखता ही नहीं है। कभी कभार अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभार हम स्टार्च में डूबे हुए I2 के पेपर से भी इस्तेमाल करके इसमें पता लगाते हैं कि यहां तक कलर कैसा आया, यहां तक कलर कैसा आया। यानी कुल मिलाकर खेला किस पर बेस है? RF वैल्यू पर बेस है, और वो निकालने का तरीका आप पता कर चुके हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और कुछ है ही नहीं। अगर हम TLC प्लेट की जगह एक क्रोमेटोग्राफी पेपर ले लें, अगर हम TLC प्लेट की जगह एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लें और उसमें वाटर का स्प्रे करवा दें, इसके अंदर हम किसका स्प्रे करा दें? वाटर का स्प्रे करा दें, और इसके पोर्स में वाटर ट्रैप हो जाए, जिससे एक स्टेशनरी फेज बन जाए। ये इसके पोर्स हैं जिनके अंदर क्या चीज आकर ट्रैप हो गई है? वाटर, और ये काम करने लगे एक स्टेशनरी फेज की तरह। अब आप फिर से वही काम करें सारा, जिनको सेपरेट करना है यहां रख दें, सॉल्वेंट में लगा दें, ये ऊपर जाए, सॉल्वेंट यहां तक चढ़े, और वही सारा काम निकालें। तो इस वक्त यहां पर इस क्रोमेटोग्राफी का नाम क्या होता है? पार्टीशन। यानी पार्टीशन और TLC में कोई अंतर है ही नहीं। अंतर है मात्र TLC मतलब एक प्लेट ली गई है जिस पर SiO2 और एल्यूमिना लगा हुआ है। पार्टीशन में क्या है? एक पेपर है जिस पेपर पर क्या किया गया है? स्प्रे किया गया है। किस चीज का? वाटर का। और इस वाटर के स्प्रे से हमने एक स्टेशनरी फेज बनाई है, और उसमें चीजें चढ़ेंगी। फिर से हम वही करेंगे, RF वैल्यू निकालेंगे। RF वैल्यू में क्या? जितना चढ़ा हो अपॉन D टोटल। जाहिर सी बात है यहां डिस्टेंस ट्रेवल कुछ और होगी, यहां डिस्टेंस ट्रेवल कुछ और होगी। तो RF वैल्यू दोनों से जो निकली वो अलग अलग आती है। तो पता होना चाहिए कि ये किससे RF वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है। जल्दी से अब आप पूरा पहले तो दिमाग में सेट कर लीजिए क्या है ये।